doesn't mean that I'll take your shirt away. It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such. भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। In America, there is an inheritance tax. 55% is grabbed by government, which to me sounds fair. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। अगर इनकी संपत्ति से थोड़ा सा टैक्स लेकर जनता की भलाई में क्या खराबी कहा उन्होंने? जो मैनिफेस्टो में नहीं है उसके बारे में वो इधर उधर सारी बातें कर रहे हैं, कम से कम पढ़ तो लें। थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। साथियों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन एक खतरनाक खेल आपकी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले बचे हुए 5 फेज का कैंपेन बेहद तलख होता जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, कांग्रेस के इरादों के धागे खोलते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है। राहुल गांधी बोलते हैं, कांग्रेस कहती है कि मैनिफेस्टो में नहीं है। सैम पित्रोदा बोलते हैं, कांग्रेस कहती है उनका निजी विचार हो सकता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी उनके क्रांतिकारी आइडिया से बहुत घबरा गए। दर्शकों, कल तक 1 लाख खटाखट के बाद आज ठकाठक ट्रांसफर हो रहा है गरीबों के अकाउंटों में। लेकिन ये कैसे होगा, इसका जवाब ये बताया जा रहा है कि आपके हमारे बाप दादा की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार ले लेगी अगर कांग्रेस या इंडी गठबंधन की सरकार आई, ऐसा बीजेपी का आरोप है। वैसे कांग्रेस नो बिल्कुल नहीं, नेवर की मुद्रा में है, लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। यह भी कहा है कि पुश्तैनी संपत्ति पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाने जैसी किसी योजना का समर्थन पार्टी नहीं करती है। लेकिन राहुल और उनके गुरु सैम पित्रोदा का बयान कुछ और ही कह रहा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के बयान ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली कंट्रोवर्सी में कांग्रेस को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। सैम पित्रोदा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के आरोपों को एक्सप्लेन करते करते ये कह गए कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स है, 55% सरकार ले लेती है अगर कोई आदमी इस दुनिया से चला जाता है। कानून कहता है कि आप चले गए हैं, अब आप अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़कर जाइए, पूरी नहीं तो आधी, और मुझे ये उचित लगता है, ये अंकल सैम कह रहे हैं। कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो कांग्रेस ने कहा सैम पित्रोदा के विचार कांग्रेस के विचार नहीं है। खुद सैम पित्रोदा ने क्या कहा? किसने कहा 55% छीन लेंगे? किसने कहा भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए? बीजेपी और मीडिया क्यों पैनिक कर रहे हैं? लेकिन कांग्रेस की यह सफाई गले उतरने वाली है। आज राहुल गांधी ने मित्रों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ करने का आरोप दोहराया तो वो ये तक कह गए कि इसमें से थोड़ा सा पैसा 90% लोगों को वापस किया जाएगा। तो क्या राहुल गांधी कंफर्म नहीं कर रहे कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसा नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है? उधर सैम पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सवाल पब्लिक का है कि क्या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर राहुल गांधी का इरादा रंगे हाथ पकड़ा गया? यही है आज सवाल पब्लिक। बीते
1.5-2 साल में आपने एक से अधिक बार सुना होगा कि राहुल गांधी इंग्लैंड गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए और वहां उनके कैसे कैसे विचार निकले। सैंपल देखिए, मोदी ने भारत में केरोसिन छिड़क दिया है, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और आपको पता है कि राहुल गांधी के इन लेक्चर्स को आयोजित किसने कराया? सैम पित्रोदा ने, जो राजीव गांधी के सलाहकार थे, मनमोहन सिंह के सलाहकार थे और अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर हमेशा उनके साथ दिखते हैं। उसी सैम पित्रोदा ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के कांग्रेस के प्लान को ऐसा समझाया कि कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर सियासी भूचाल मचा हुआ है। सुनिए सैम पित्रोदा को। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. When we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people. तो सैम अंकल तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में इनहेरिटेंस टैक्स कैसे इस्तेमाल हो सकता है ये बता रहे हैं। ज्यादातर अमेरिका में रहने वाले सैम पित्रोदा ने इससे पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कहा था कि राम मंदिर राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है ही नहीं और कांग्रेस चुप रही थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का पल्ला झाड़ने की कोशिश की और उसके बाद कहा, विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने की कांग्रेस की कोई योजना नहीं। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में एस्टेट ड्यूटी को खत्म कर दिया था। वास्तव में ये मोदी सरकार ही है जो ऐसा करना चाहती है। पहला तथ्य, मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो 2014 में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना चाहते थे। दूसरा तथ्य, 2017 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि मोदी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लागू करने जा रही है। तीसरा तथ्य, 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनहेरिटेंस टैक्स की प्रशंसा करते हुए कहा था कि पश्चिमी देशों में इस तरह के टैक्स से अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को काफी मात्रा में अनुदान मिलता है। चौथा तथ्य, ऐसी न्यूज रिपोर्ट सामने आई है कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2019 में इनहेरिटेंस टैक्स पेश करेगी। ये आप पर है प्रधानमंत्री जी, इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जयराम रमेश जी, ऐसी लीक्ड रिपोर्ट्स जो 2014-2017 में आई, जो 2024 तक कुछ नहीं दिखा रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ, उनको कोट कर रहे हैं आप। दिलचस्प यह है कि जयराम रमेश ने यह नहीं बताया कि एस्टेट ड्यूटी 1953 में लगी थी और तब किसकी सरकार थी। जयराम जी ने यह भी नहीं बताया कि 2011 से लेकर यूपीए सरकार रहने तक उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इनहेरिटेंस टैक्स की कई बार वकालत की थी। इस बीच जब कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान पर सफाई दे रही है, राहुल गांधी अरबपतियों से छीनकर गरीबों को ठकाठक पैसा ट्रांसफर करने की बात को क्रांतिकारी बता रहे हैं। सुनिए कैसे। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा 8,500 रुपए साल के 1 लाख रुपए ठकाठक 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 ठकाठक। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं। फलां से लेकर आपको दे देंगे। ये लोग ये सोचते हैं कि गरीब आदमी के पास दिमाग नहीं, उसे ये कह देंगे कि फलां का बंगला, उसकी गाड़ी कल से तुम्हें दे देंगे तो वो मान लेगा। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ऐसी बातें सुनने में कई बार क्रांतिकारी लगती हैं, लेकिन ऐसी क्रांति की सोच जमीन पर जाकर क्या हो जाती है, वो कोई रूस, वेनेजुएला और चीन जैसे देशों की हालत देख ले। सवाल ये उठता है कि क्या यही वो माओवादी एजेंडा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे? अगर ये सोच क्रांतिकारी है तो दुनिया के कम्युनिस्ट देश खस्ता हाल में क्यों हैं? मुझे ये नहीं पता कि 16 लाख करोड़ कर्ज माफी का आंकड़ा राहुल गांधी कहां से लाए, ये वही जाने। लेकिन 2023 में सरकार ने संसद में बताया था कि 14.5 लाख करोड़ का बैड लोन पिछले 9 वित्तीय वर्षों में राइट ऑफ किया गया है। और राइट ऑफ करने का मतलब लोन वेवर नहीं होता है, यानी कर्जा माफी नहीं होती है, बल्कि बैंकों की बुक्स की क्लीनिंग अप कहा जाता है। और ये भी जान ले कि बैड लोन अधिकतर यूपीए सरकार के दौरान ही दिए गए थे। यूपीए सरकार के दौरान लाखों करोड़ों के कर्ज बांटने में फोन बैंकिंग यानी योग्यता की जगह सिफारिशों पर कर्ज बांटने के आरोप लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताते। वैसे आज वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की मंशा पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान से वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर कांग्रेस की कलई खुल गई? क्या राहुल गांधी के सो कॉल्ड क्रांतिकारी आर्थिक विचार देश को माओवादी बर्बादी की ओर धकेल देंगे? इंडिया अलायंस सरकार आई तो क्या 5 साल में 5 पीएम की अटकलों पर विपक्ष क्या स्थिति स्पष्ट करेगा? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय झा, लेखक और कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता हैं, अमीक जमाई प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुधांशु त्रिवेदी जी को, सांसद भी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुधांशु जी, राहुल गांधी का कहना है वो पैसा तो लेंगे थोड़ा थोड़ा अमीरों से और देंगे गरीबों को, और इस सारे प्लान से प्रधानमंत्री बहुत बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्या जवाब देंगे आज आप राहुल गांधी को? जिन पार्टियों ने
अब जिन परिवारों ने पूरी पार्टी को अपनी विरासत बना के रखा, किसी में उसको एक रत्ती का हिस्सा नहीं दिया और बगैर कोई नौकरी, काम धंधा और बिजनेस किए हुए हजारों करोड़ के ट्रस्टों के मालिक बन के बैठे। मैं फिर कह रहा हूं, वो कहेंगे मेरी संपत्ति तो इतने ही करोड़ की है जो मैंने डिक्लेयर की है, पर जिन ट्रस्टों के मालिक है हजारों करोड़ की संपत्तियां लेके बैठे हुए हैं अब, और जिनकी भारत की सांस्कृतिक विरासत पर हमेशा कुदृष्टि रहती है, अब हर मेहनतकश आदमी की विरासत पर उनकी गिद्ध दृष्टि आकर बन गई है। और बहुत साफ हो गया है कि जो कुछ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, उसके बाद राहुल गांधी ने जो उसका क्लैरिफिकेशन दिया था कि हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, फिर हम देखेंगे और क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। अब उनके गुरु, हाईटेक गुरु ने जो एक्सरे करके दिखाया है, वो क्रांतिकारी कदम की क्रांति एकदम क्लियर कट हो गई है। जो राहुल गांधी बहुत अपनी कमीज ऐंठ के कहते थे दूध का दूध, पानी का पानी होगा, अब उनके हाईटेक गुरु ने जो एक्सरे करके दिखा दिया है, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी, छाछ का छाछ, रायता का रायता हो गया है। अब कुछ भी कोई किसी के पास बचने के लिए बचा नहीं है। अब मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो कुछ ये बातें कह रहे हैं, आज भारत जिस मजबूती के साथ आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, कौन सी ऐसी शक्तियां नहीं होंगी जो कि ये चाहती होंगी कि भारत इसमें न बढ़ने पाए। तो विदेश से बैठकर अगर सैम पित्रोदा ने ये बोला है, इनके मैनिफेस्टो पे विदेश के चित्र थे, अमेरिका की बफेलो लिवर की गंदगी का चित्र था, इन्होंने जो एनवायरमेंट के ऊपर दिखाया था, अब साफ हो गया कि वो चित्र एक गलती नहीं थी, इनके दिमाग पर विदेश की छाप है। और इसीलिए सैम पित्रोदा कहते हैं कि 50% तक का, अतः आधा कमाया तो आधा ले लेना चाहिए। और इसका जानते मैं कहना चाहता हूं, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। आप कहते हैं आप सोने पे लेंगे, आपको पता है कि इस समय संजय झा जी भी बैठे हैं और सुहेल सेठ जी बैठे हुए, इनको निश्चित रूप से पता होगा हार्ड करेंसी के रूप में अब डॉलर का भविष्य अनिश्चित हो रहा है। दुनिया के 1/4 से अधिक बैंक अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और यूबीएस ने कहा है कि इस साल 700 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा गोल्ड भारत में है। हर साल हम 700 टन गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि अगर 1-2 तोला सोना भी तो होना चाहिए। आज उसके ऊपर इनकी नजर है, यानी भविष्य में जब वर्ल्ड की हार्ड करेंसी, जब मल्टीफेरस इस वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जब हार्ड करेंसी गोल्ड की तरफ बढ़ेगी, तो भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति होगी, उसके ऊपर दृष्टि किन शक्तियों की होगी, यह समझने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारत की इस स्थिति को लोग समझते नहीं। हमारे यहां सोना कोई केवल पैसा नहीं है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, हमारे यहां सोना धर्म का प्रतीक है। हमारे यहां सोना पूजा में यूज होता है और उसका सिर्फ मनी से यूज नहीं है। हीरा नहीं चढ़ाया जाता भगवान को, सोना चढ़ाया जाता है। शादी के समय सोना दिया जाता है बच्ची को। अगर कोई गरीब भी होता है तो चाहे 1 तोले की चेन दे तो मगर देता जरूर है। और जब मृत्यु हो रही होती तो भी कहा जाता है कि अगर घर में कोई सोना हो तो उस समय ला के रख दो। मगर क्या बताएं, विदेशी मानसिकता, विदेशी छाप के लोग, और मैं कहूंगा विदेशी षड्यंत्र, चाहे जाने या अनजाने में पड़े हुए लोग जो करने जा रहे हैं, देश की प्रबुद्ध जनता इसको भली भांति समझ रही है कि इनकी सोच, वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। संजय झा और सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा, बाहर की ताकतें, मुझे नहीं पता, पर सुधांशु जी आप जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है संजय झा कि ये इस तरह के जो नंबर ऑफ, बताएं सुधांशु जी किसका नाम ले रहे थे? बस एक लाइन कह दूं। देखिए, पहले विदेश में एक कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, फिर भारत में कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और फिर उसको अपोजिशन वाले पूरा इको करना शुरू करते हैं। तो बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि मूलतः कौन कहां से प्रेरित होकर कौन से षड्यंत्र का जाने में या अनजाने में, मैं पुनः कह रहा हूं, हर व्यक्ति जान के हिस्सा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। संजय झा, 1953 से इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट टैक्स तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, 1985 में हटाया भी कांग्रेस पार्टी ने था। और लोग लिखते हैं, आज मैं रिसर्च कर रही थी तो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि 84 में जो हुआ, जो घटना हुई थी, उसके बाद जो संपत्ति गांधी परिवार को मिलनी थी, शायद इसलिए एस्टेट टैक्स हटाया गया, मैं नहीं जानती। लेकिन एस्टेट टैक्स वीपी सिंह एज वित्त मंत्री ने बजट ऑफ 1985 में हटाया। मैं पूछना चाहती हूं,
क्या अब हम वापस उसी इरा में जाना चाहते हैं जो कम्युनिस्ट कंट्रीज जिससे एक्सपेरिमेंट करके विनाशकाल की तरफ जा चुकी हैं? नंबर 1। और नंबर 2, बार बार ये कहा जाता था कि मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। अरे मैनिफेस्टो के रिलीज पे राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज सुबह जो राहुल गांधी ने कहा और अंकल सैम ने जो पर्दा खोला है, उसके बाद कहीं पर भी कोई सस्पेंस बाकी रह गया है? नाविका जी, आपने सुधांशु जी को करीब 4-5 मिनट का वक्त दिया है, तो मुझे भी बीच में नहीं टोकिएगा। मैं संक्षेप में जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी अपने 4 मिनट जरूर लेने वाला हूं। देखिए, ये तो चंदा लो धंधा लो पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो 1947 के बाद सबसे बड़ा घोटाला है हमारे देश में, वो तो दुनिया देख चुकी है। इस चुनाव में उसका नतीजे में भी उसका असर आप देखिएगा। 4 जून को हम लोग मुलाकात जरूर करेंगे। भ्रष्टाचार का मिसाल है भारतीय जनता पार्टी। जब मोदी जी ने एक समय कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनका मतलब था कि मैं जी भर के खाऊंगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड में तो इनका पूरा खुलासा और भंडाफोड़ हो चुका है। अब देखिए, ये पारदर्शिता में भी इनकी बधाई देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, एक तरफ अदानी एंड है, एक तरफ अंबानी एंड है। तो इनका प्राथमिकता गरीब, किसान, मिडिल क्लास, युवा, महिलाएं तो है नहीं। वो तो सिर्फ बयानबाजी के लिए है। कांग्रेस पार्टी का जब से घोषणा पत्र आया है, ये बौखला गए। मोदी जी का भाषण तो सब लोगों ने सुना और हम लोग शर्म से अपने सर का सबने झुकाया है। चाहे सुधांशु जी माने या न माने, प्रधानमंत्री का भी कोई मर्यादा होता है गुरुजी। मुस्लिम लीग, उन्होंने शायद दस्तावेज को पढ़ा भी नहीं, और पढ़ते तो शायद समझते भी नहीं, क्योंकि वहां पर तो अच्छे गारंटीज थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, मनरेगा के लिए। वो तो आपकी सोच में आता भी नहीं है सुधांशु जी। आज आपका चिंता जो है ना, आपकी जो दुविधा, जो कश्मकश है, वो मैं समझ रहा हूं। और मुझे प्रधानमंत्री के लिए बहुत सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने इतना भी जांच नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं बड़ा एक वेल ऑयल्ड मशीन है, तो आपका कोई ग्रीस जो है ना, वो कोई लगाया नहीं आज सुबह। जानते हैं क्या है? जब प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कांग्रेस में, तो वो ये भूल गए कि उन्हीं की सरकार के जयंत सिन्हा ने खुलेआम कहा था कि हमको इनहेरिटेंस टैक्स चाहिए। अरुण जेटली भी चाहते थे, और हमको इतना भी मालूम है कि 2019 के बजट में वो शायद आने भी वाला था। आप लोग हिचकिचा गए हैं, लेकिन वो शायद 2024 की बजट, यदि आपकी सरकार जीती, मेरा तो उम्मीद है कि आप नहीं आएंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, आप लोग घोषणा पत्र नहीं, आप लोग तो धोखा पत्र में नंबर 1 है। आप इनहेरिटेंस टैक्स लाइएगा, क्योंकि आपके तो वित्त मंत्री ने कहा था। दूसरी बात नाविका जी, इस पर जरा ध्यान कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र, जमीन, ये तो सब झूठ है। ये तो सब दुनिया जानती है कि मोदी जी झूठ बोलने में नंबर 1 है। हम आज सुधांशु जी तो एकदम स्ट्रेट फेस रखेंगे, बेचारे उनके नेता हैं, उस पर क्या बोलेंगे। लेकिन मोदी जी तो राजनेता नहीं, अभिनेता नंबर 1 है। और अभिनेता जो है स्क्रिप्ट पे काम करता है, सच्चाई पे नहीं, वास्तविकता पे नहीं। तो झूठ बोलने में नंबर 1 है, और उनका झूठ जो है अब पकड़ा गया है। और मैं बताने वाला हूं आपको कि जमीनी स्तर पर जो बदलाव हो रहा है, उसको लेके आज भाजपा का बौखलाहट देख लीजिए। सैम पिट्रोडा, वो वित्त मंत्री नहीं है, वो तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में बैठे हुए शिकागो में। उन्होंने अमेरिका में जो भी उनके परंपरा है, उनकी जो टैक्सेशन है, उस पर कोई टिप्पणी की। उसको लेके जिस तरह से इन्होंने कूदा है उस पर, ये क्या बताता है आपको? चिंता, भयभीत होना। आपके 4 मिनट हो गए। मैंने अपने आप को बहुत रोका, लेकिन 4 मिनट आपके हो गए। और बाकी जितने पैनलिस्ट हैं वो शायद परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी आपसे संजय झा जी, 4 मिनट के भाषण में आप सैम पिट्रोडा पर कुछ कहना भूल गए।
आपने ये नहीं बताया कि सैम पिट्रोडा, सैम अंकल जो हैं, वो सैम अंकल दुबई में लेक्चर अरेंज करते हैं, सैम अंकल कैम्ब्रिज में लेक्चर अरेंज करते हैं, सैम अंकल राहुल गांधी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लेके जाते हैं, बर्कले लेकर जाते हैं। तो क्या बुरी बात है? ये सैम अंकल सिर्फ इंडियन ओवरसीज के चीफ हैं। आप ऐसा मानते हैं सुहेल सेठ? और आपके सामने सैम पिट्रोडा जी, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के सारे बयान हैं। सुहेल सेठ, आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस पार्टी ने दो आदमियों के साथ बहुत ही ज्यादती की है। एक है संजय झा, जब उन्होंने सच बोला उनको सस्पेंड कर दिया। आज जब सैम पिट्रोडा ने एक बयान दिया तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस बयान के साथ अलाइन नहीं, पर बयान तो दिया ना संजय, जो भी आप कहो, गुड बैड इंडिफरेंट। अब उस बयान पे अगर चर्चा नहीं होगी तो किसके बयान पे होगी? उस बयान पे जिस आदमी ने चर्चा की वो आदमी हर वक्त राहुल गांधी के साथ होता है, राहुल गांधी के लेक्चर टूर्स अरेंज करता है, हर वक्त जो भी ओवरसीज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सैम पिट्रोडा शामिल होता है। तो जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई सैम पिट्रोडा ने या तो राहुल की परमिशन के साथ कहा है या वो राहुल के गुरु हैं। और अगर वो राहुल के गुरु हैं तब जाके आज हमें पता चला कि राहुल जो टिप्पणियां देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो इसमें कोई दो बातें नहीं है कि ये बयान उन्होंने दिया। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बयानबाजी की नहीं है, वो है कि क्या इस देश में ये इनहेरिटेंस टैक्स हमें लाना चाहिए कि नहीं। उस पर कोई दो राय नहीं है कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का और लोगों की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने जितनी आपने कमाई की आप वो पब्लिक को दे दीजिए। क्यों दे भाई? किसी के बाप का पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, क्यों सरकार को दे? आप एक जमाने में कहते थे कि सरकार मैनेज नहीं करती। आपके प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी ने कहा था अगर 1 रुपया सरकार खर्च करे उस 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे लोगों को जाते हैं। आप उस सरकार को पैसा देना चाहते जो मेरी हार्ड अर्न्ड इनकम है? क्यों मैं दूं? नंबर 3, ये क्या कोई तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? अगर कोई क्षमता हो तो आप एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी या प्रोग्राम लाइए जिससे लोग और पैसा कमाएं। रीडिस्ट्रीब्यूशन की फिर जरूरत नहीं होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत तब होती है जब आप इकोनॉमी को एक कम्युनिस्ट दायरे से देखेंगे, एक सोशलिस्टिक दायरे से देखेंगे, और वही हो रहा है। कांग्रेस की इकोनॉमी और कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ एक ही चीज पे अड़ी हुई है कि कैसे हम सरकार का पैसा लोगों में बांटे, ये नहीं कि कैसे हम लोगों को इतनी काबिलियत दें कि लोग और कमाई कर पाए। दैट इज द प्रॉब्लम। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू वांट अ मैन टू लिव, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा। अभी इलेक्शन सीजन है, अभी और बयानबाजी होगी। अभी तो इन्होंने शुरुआत की है सैम पिट्रोडा ने, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैं तो मणिशंकर अय्यर की वेट कर रहा हूं। बिल्कुल, आप भी आएंगे मैदान में। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो सैम पिट्रोडा शिकागो में बैठे हैं ये कह रहे हैं तो उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब अमीक जमाई जी, मैं आपसे पूछूंगी क्यों सीरियसली ना लिया जाए? क्योंकि सैम पिट्रोडा का बयान आता है आधी रात को, क्योंकि यूएस टाइम से आता है, सुबह सब लोग देख ही रहे होते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हम ले लेंगे, अमीरों का पैसा ले लेंगे और थोड़ा 90% लोगों में बांट देंगे। तो ये सैम पिट्रोडा ने जो कहा राहुल गांधी वही तो नहीं कह रहे। और ले लेंगे मतलब कैसे लेंगे? यानी कि आप कोई टैक्स लाएंगे। वो टैक्स की पोल खोल दी सैम अंकल ने कि ये इनहेरिटेंस टैक्स होगा। तो कांग्रेस पार्टी किसको झुठला रही है? देखिए, इस तरह की बातें सही कही हैं और हमारे जो झा साहब हैं उन्होंने भी कही कि देखिए इस तरह की बातें जयंत सिन्हा जी ने भी कई बार करी। अमित मालवीय ने तो बाकायदा इस पे बहुत लंबा चौड़ा बखान किया हुआ था जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। और सैम पिट्रोडा साहब ने कोई अगर बात कही है
वो पार्टी के कोई अध्यक्ष नहीं है, पार्टी की कोई नीति पॉलिसी के जो है हेड नहीं है। कभी कभार अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोलना पड़ा, इस्लामोफोबिक स्पीच दिया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन सहमत नहीं है ना, इसीलिए चुप है। तो ये सब होता है, राजनीति में बातचीत होती है। मुख्य मुद्दा ये है जो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां रखने आया हूं कि प्रधानमंत्री ने इस देश के फ्यूल सेट देश को बढ़ाने की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने आया था 14 में, उन्होंने बोला कि इस देश को वो 2 करोड़ नौकरी देंगे। 14-24 का मतलब हो गया कि 10 साल का मतलब कि 20 करोड़ नौकरी। 20 करोड़ नौकरी भारत में कहां है, किस पते पे दी है, जरा हमको भारत के लोगों को बता दीजिए। अब प्रधानमंत्री को जब यह लगा कि इस देश में 10 साल का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, विश्व का ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री, उसको डर लग रहा है अखिलेश यादव जी के सवाल पर कि जातिगत जनगणना का मैं जवाब क्या दूं, एमएसपी पे जो किसानों के साथ धोखा दिया उस पे मैं जवाब क्या दूं, इस देश के युवाओं को जो शहरी रोजगार युवा गारंटी देने की बात थी, अखिलेश जी ने पूछा, मैं अखिलेश जी को जवाब क्या दूं, मैं किसानों के सवाल पर जवाब क्या दूं। अग्निवीर, मैं अभी पूर्वांचल रह के आया हूं मैम, आप सोचिए कि पूर्वांचल में पहले बेटियां जो है ना, उनका सपना होता था कि वो सैनिकों से ब्याह करें। ये जो ठेके की नौकरी लाए हैं अग्निवीर, बेटियां ब्याह नहीं करना चाहती हैं। सोचिए आप इन लड़कों से, उन्हें मालूम है कि 3 साल में जनाब सड़क पे आ जाएंगे। तो सरकार ने किया क्या है, सरकार ने ये किया कि इस देश की दौलत पे जो 40% रिसोर्स है इस देश का, अपने 4 मित्रों में बांट दिया। अमीक जमाई जी, आपके सारे सवाल वाजिब है और सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आप राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा के इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और विरासत टैक्स पर आप उनके साथ हैं, हां या ना? यस और नो? नहीं, हम कह रहे हैं कि सैम पिट्रोडा अमित शाह जी नहीं है, सैम पिट्रोडा अमित शाह जी नहीं है, आरएसएस नहीं है, जो करेंगे वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। अभी तो देश देख रहा है कि देश एक नए हाथों में आने वाला है। यूपी 3 जैसी सरकार आएगी, उसका एक कॉमन प्रोग्राम आएगा। देश नए हाथों में आने वाला और कैसे आने वाला, इसका व्याख्यान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आइए पहले सुनाती हूं और सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? इसका मतलब ये। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो फिर भी, ये बहुत खुशी की बात है कि ये पूरा सूचकांक है, ये सूचकांक है। चलिए, 1 साल इनहेरिटेंस टैक्स, अगले साल एस्टेट टैक्स, उसके बाद खून पर टैक्स। नहीं, अब मैं जवाब दे दूं जी। देखिए अमित जमाई जी ने जो कहा सूचकांक है, उसका जरा सूचना का अंक समझ लीजिए कि अखिलेश जी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो भैया आखिर में अपने ही भैया से कह रहे हैं, भैया जी तुम जरा किनारे हो जाना तो हम कन्नौजे से लड़ पाएंगे, बाकी कहीं से नहीं लड़ पाएंगे, और कह रहे हैं हम 80-79 जीतेंगे। अब देखिए वो दूसरे वाले जो लड़के हैं, हो चुका है। वो पिछली बार तो लड़के भाग गए थे लोहिया यूपी छोड़, और सोशलिस्टों का गढ़ है। अरे भाई मैं उसी पे तो, अरे बुरे तरह से हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को वहां से। अरे जनाब मैं ऐलान हो गया, आप अपडेट रहा करो। अरे भैया सुनिए तो, वही तो मैं कह रहा हूं, 79 जीत रहे थे, कौनो सीट से लड़े लेते। आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, अपने टर्न पे करिए, दर्शकों के साथ न्याय होता, सबको अपनी भी बात कहने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री दूसरा कौन? अब दूसरे वाले लड़के हैं, तो पिछली बार लड़के छोड़ के गए थे, अब इस बार तो वो हिम्मतें नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से नामांकन भरें। अब सुनिए, पहले शिवपाल जी कहे लड़ेंगे, फिर अपने बेटे को आगे कर दिए। इतनी घबराहट, इतना कंफ्यूजन तो दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। और युवराज जी की जो माता जी थी, मतलब सोनिया जी, उन्होंने तो चुनाव से पहले ही राज्यसभा का रूट ले लिया। और अगर इतनी कॉन्फिडेंस था जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, पहले 180 सीटें थी, अब की 150 होंगी, तो सोनिया जी आती, रायबरेली में नामांकन करके चली जाती। यहां से तो 5 लाख से जीती थी ना, तो आराम से हो जाता। तो सबको पता है कि हकीकत क्या है, और उसके बाद यह स्थिति जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुनिया की नजर में एकदम साफ है कि कौन किस धरातल पे खड़ा हुआ है।
अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात कही, यहां पर सिर्फ एक टैक्स की बात नहीं है, यहां पे बात पूरी एक मानसिकता की है। और आपने जिस प्रकार का सोशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के एक नेता थे गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपना पहली बार जब शपथ पत्र भरा तो उन्होंने जानते क्या किया, उन्होंने दिखाया मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं, गरीबी की रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति। अरे भाई, कौन सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपने गजब का किया। और संजय झा जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सैम पित्रोदा जी के लिए कहा, तो वो पदाधिकारी हैं, तो चुनाव के समय सिर्फ इतना बता दें, पार्टी से पूछ के बयान दिया है या बगैर पूछे? अगर बगैर पूछे दिया है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो गई भाई? आज आप सस्पेंडेड लीडर हैं, तो आपके गुरु ने तो गुरु घंटाल वाला काम किया है, तो अब तक उनका घंटा बजा दिया जाना चाहिए था, कम से कम उन्हें सस्पेंडेड कर दिया जाना चाहिए था और आपको पार्टी में ले लिया जाना चाहिए था। मगर यही तो बात समझ में नहीं आती है कि दिल की आरजू तो 7 समुंदर पार से आ रही है, और यहां पे कहा जा रहा है नहीं, वो दूर की आवाजों को ध्यान मत दो, यहां अंदर की बात कर लो। और मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं, मैं एक फैक्ट बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, यहां वास्तविकता में खतरा जानते क्या है? भारत वो देश है जहां पर सेविंग सबसे ज्यादा है, और मैं कहना चाहता हूं ब्रुकिंग्स जो थिंक टैंक है, उसके बॉब वर्थ ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन ऑफ सेविंग है वो जनरेशनल है। अगर आप ये इनहेरिटेंस के ऊपर ये कर देंगे तो मोटिवेशन ऑफ सेविंग कम होगा। आज भारत में आपको पता है कि पर्सनल डेट टू जीडीपी रेशियो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है, 43% ऑफ द जीडीपी है। उसका कारण यह है कि लोग सेविंग ओरिएंटेड होते हैं, परंतु आप विदेश की उस मानसिकता से हैं, और मैं कहना चाहता हूं यह वो मूर्खतापूर्ण मानसिकता है, वो सनातन विरोधी मानसिकता है। जो कहते हैं, सैम पित्रोदा क्या बोल रहे थे, एक ने $1 बिलियन कमाया, अब सोसाइटी क्या मिला? अरे जनाब, मैं कहता हूं भारत में आके देखिए, गुरुद्वारे में लंगर और मंदिरों में भंडारा कहां से चलता है? या उसी से चलता है? अरे तुम्हारे देश में नहीं चलता फ्री का राशन, तुम्हारे देश में कहा जाता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। ये पॉइजनस मानसिकता दिमाग में भरी हुई है, उस नजरिए से भारत को देख रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ समस्या है। इसीलिए मैंने कहा विदेशी शक्तियों का हाथ है, विदेशी सोच का हाथ है, इसीलिए अपना सत्यानाश कर रहे हैं। पर चिंता मत करिए, भारत का जो वक्त आया है, भारत की जनता प्रबुद्ध है। सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया के पर नहीं उखड़ने देंगे। आप सोने पे जितनी गिद्ध दृष्टि लगा के रखिए, अब भारत की सोने की चिड़िया की रक्षा करने के लिए एक शेर आकर खड़ा हुआ है। संजय झा, आप जानते हैं भारत देश में बाप बेटे के साथ, बेटा दादा के साथ, ये सब एक परिवार में रहते हैं। अब आपको लगता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग जाए तो वो अपने बच्चों पर, जिस घर में वो साथ रहते हैं, वो अपने बच्चों को देने के समय उसमें से 45% रखेगा और 55% दे देगा सरकार को, तो जो उस घर में रहते हैं उनका क्या होगा, जो सारी उम्र उस घर में रहे हैं? क्या ये भारत की जो संस्कृति है, कांग्रेस पार्टी इसको नहीं समझ रही? नाविका जी, फिर बहुत गंभीरता के साथ मुझे वक्त दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जो सुधांशु जी ने कहा। आपके पास पूरे 60 सेकंड है। तो सबसे पहले तो बड़ा जो झूठ जो बीजेपी फैला रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है चुनाव हारेगी, निश्चित है। एक नया सरकार आएगा, एक नया प्रधानमंत्री आएगा 4 जून के बाद। जानते हैं क्या है? क्योंकि ये जानते हैं इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये तो अदानी टाइप के जो उद्योगपति हैं उनके लिए होता है। जरा आप लोग कुछ पढ़ लिख के आया कीजिए इनहेरिटेंस टैक्स पर। अच्छा। इनहेरिटेंस टैक्स जहां भी लगता है, जो सबसे अमीर होते हैं समाज में उन्हीं पर लगता है, जिनका संपत्ति 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो। लेकिन आप देखिए कितने जुनून और जज्बे के साथ सुधांशु त्रिवेदी उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनके आंसू किसान के लिए नहीं बहते हैं। इनको हमारे युवाओं के लिए कोई दुख नहीं है, इनको हमारे गरीब के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, इनको महिलाओं के साथ जो भी हो ये तो चुपचाप वहां चले जाएंगे। इनको सिर्फ अदानी, अंबानी और जो बड़े उद्योगपति हैं जिनसे उनको पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए और घोटालों के लिए, उसी के साथ खड़े रहते हैं ये। तो अरे संजय झा जी, आप भी थोड़ा पढ़ के आइए ना। इकोसिस्टम भारत का स्टार्टअप्स वाला कितना है सुहेल सेठ जी, बता दीजिए। जो स्टार्टअप वाले 20-25 साल के बच्चे कमा रहे हैं, वो क्या बड़ा नहीं बनना चाहेंगे? क्योंकि उनके ऊपर भी लगेगा ये टैक्स, क्योंकि आज ये अडानी अंबानी, वो तो घर घर में अडानी अंबानी बन रहे हैं।
एक मिनट आप मेरे एक बात कहिए नाविका, अगर आपके घर में कोई नौजवान हो तो वो क्या बनना चाहेगा? राहुल गांधी बनना चाहेगा या मुकेश अंबानी बनना चाहेगा? आप पूछिए, आप कोई भारतीय नौजवान से पूछिए जो स्कूल में या कॉलेज में है कि बेटा बड़े होके तुम क्या बनना चाहोगे? अगर उसने आपको बोला कि मैं राहुल गांधी बनना चाहूंगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा, वो बनना चाहेगा मुकेश अंबानी, वो बनना चाहेगा गौतम अडानी, वो बनना चाहेगा रतन टाटा। क्यों? क्योंकि दीज आर इंस्पिरेशनल पीपल। आप हर वक्त जब आर्ग्यूमेंट लूज करते हो, आप लोगों को गालियां देना शुरू करोगे। हाउ कैन दिस वर्क? राहुल गांधी क्या नौकरी देगा लोगों को? कांग्रेस पार्टी नौकरी देगी? जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स, और मैं यहां मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, संजय झा माविक लोग जो एक्चुअली कांग्रेस के सपोर्टर्स है, उनके साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया? तो ये बात कहनी कि भाई वो अंबानी अडानी, कितनी बार आप एक ही चीज को दोहराओगे जिसमें ना तो कोई मूल है ना कोई लॉजिक है? बिल्कुल। अरे भाई, जो देश नौकरियां दे कौन रहा है? अगर वेल्थ क्रिएटर्स नहीं होंगे तो नौकरियां आएंगी कहां से? बड़ा सवाल है। संजय मिश्रा बदोई उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, जनता की संपत्ति छीनकर कौन से लोकतंत्र की रक्षा होगी? क्या ये जनता के साथ तानाशाही नहीं होगी? डॉक्टर कपिल भार्गव का कानपुर से सवाल है, कांग्रेस राजनीतिक विरासत में मिली पार्टी का 55% हिस्सा गैर गांधी को क्यों नहीं दे देते? कब बांटेंगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको भी तो विरासत में कांग्रेस पार्टी मिली है राहुल गांधी को, क्यों किसी और को नहीं बनाते और दे देते पार्टी उनके हाथ में? नाविका जी देखिए, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दुष्प्रचार हो रहा है। चाहते थे इनहेरिटेंस टैक्स ये लाना, इतना बड़ा भाषण दिया सुधांशु। अरे 10 साल रहे, नहीं लाए, फैक्ट क्या है? नहीं, फैक्ट तो मैं बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, इनका तो धोखा पत्र, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख। सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं, जयराम रमेश कहते हैं कि आप 2017 में लाने वाले थे, 2019 में लाने वाले थे, ऐसे रिपोर्ट्स आए। आप क्या जयराम रमेश से डर गए इसलिए नहीं लाए? ये तो उनसे पूछिए, इनको जवाब देने दीजिए। संजय झा जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पर आज इन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में फैक्ट एंड फिगर्स की बजाय एक नेता के रूप में ज्यादा बोला। और अब आप खुद सोच लीजिए, जयराम रमेश जी ज्यादा बड़े गुरु हैं या भैया सैम पित्रोदा ज्यादा बड़े गुरु हैं? उदित राज तो खुद बोल चुके कि अब सुनिए सर, 1 मिनट, उनके ऑफिशियल प्रवक्ता उदित राज हैं और जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा सैम पित्रोदा ने बोला सही है। अब बताओ भैया, जयराम सही है या उदित राज जिनका नाम था रामराज वो सही है? हे राम, कम से कम ये तो बता दो कि कांग्रेस में कौन सही है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वो पिछली बार रह गया था नाविका जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना हर साल एक पीएम होगा। नहीं साहब, हर साल नहीं, लोग 1 साल इंतजार कौन करेगा? अगर इनकी ख्वाबों ख्यालों वाली कभी सरकार आ जाए, ये तो कहेंगे हर दिन बदल दो भैया। वो पुराना वाला गाना था ना कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई और जुमे रात को चैन, और शुक्र शनिकट मुश्किल से आज है इतवार, और 7 दिनों के लिए है भैया 7 पीएम तैयार। इनकी स्थिति तो वो होने वाली है। मगर चिंता मत करिए संजय झा जी, जो अमित शाह जी ने कहा है, जो चिदम्बरम जी के बयान पे, याद रखिए हिंदी में एक कहावत होती ना, 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसलिए सबको पता है कि क्या हकीकत होने वाली है। और इसीलिए मैं यहां पे एक और बात भी कह दूं, देखिए यहां फिर भारत की परंपरा और भारत की क्षमता का आपको आइडिया नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार की बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः यह बात कह रहा हूं कि जो सैम पित्रोदा ने कहा है, जो कुछ राहुल गांधी जिस सोच के साथ चल रहे हैं, संजय झा जी उनको समझाइए, ये विदेशी नहीं विघटनकारी सोच है। बिल्कुल। और सौरभ शाह का वडोदरा गुजरात से सवाल है, राहुल गांधी क्या सबसे पहले वक्फ बोर्ड की संपत्ति वापस लेंगे? विनीत तलसेरा का उदयपुर से सवाल है, राहुल गांधी के बयानों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी क्रांतिकारी नहीं भ्रांतिकारी हैं। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, क्या कांग्रेस के फाइनेंशियल सर्वे पर इंडी गठबंधन के दूसरे नेता सहमत होंगे? अनिल कुमार शर्मा का लुधियाना से सवाल है, क्या यह सच नहीं कि सिख नरसंहार हुआ तो कांग्रेस मंगलसूत्र पहले ही छीन चुकी है?
भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है, कांग्रेस क्या चाहती है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में किसकी संपत्ति लूट कर किसको देगी? जैसी 2014 में आचार संहिता से ठीक पहले दिल्ली में बहुत सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई थी। पब्लिक है, ये सब समझ रही है, सब देख रही है। संजय झा, पब्लिक को कम मत हाकिएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि ये सैम पिट्रोडा है कौन। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बताना चाहती हूं ये वही है जो 2019 के चुनाव से पहले सिख नरसंहार के बारे में उन्होंने कहा, जो हुआ सो हुआ। आज कह रहे हैं कि विरासत टैक्स होना चाहिए। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कहते हैं मंदिरों से नौकरियां नहीं बनती। सैम पिट्रोडा जी, आप क्या जाने भारत देश को। आइए कभी हमारे भारत में रहिए, समझिए ये देश है क्या। भूल गए हैं अमेरिका में रहते रहते। आज इस शो पर बस इतना ही। ले